गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ज्योग्राफी का वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को आज देखेंगे हम, जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है। तो आप पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आपके हूबहू डायरेक्ट पिछले साल से ही उठा करके पूछ दिए जाते हैं। तो इसीलिए मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको PYQ प्रीवियस ईयर का प्रश्न करवा दूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं आप लोग के सामने। चलिए आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। देखिए, दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चा माल तैयार करता है, तो कच्चा माल तैयार कौन करेगा? किसान लोग करता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक उद्योग के लिए एक आधारभूत कच्चा माल के तौर पर क्या देखेंगे कि आधारभूत उद्योग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप क्या, जैसे कि प्राथमिक में हम लोग कृषि के लेते हैं, दूसरा में उद्योग लेते हैं, तीसरा में सेवा सेक्टर आता है। तो इसमें सेवा सेक्टर क्या है? व्यापार। व्यापार क्या हो जाएगा? एक सेवा सेक्टर है। तो तृतीय क्रियाकलाप में हम लोग किसको लेंगे? व्यापार को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? देखिए, नहीं वाले टर्म को मैं जब भी पढ़ाता हूं, जब आपको बताता हूं कि नहीं जो है, आप इन लुक्स को अंडरलाइन कर ली, क्योंकि आप ये पकड़ लिए तो आप एग्जाम में 2-3 प्रश्न आप ऐसे ही सही कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो दूसरा में हम जैसे मछली पकड़ना, ये क्या है? प्राथमिक क्रिया है। वस्त्र निर्माण, ये भी उद्योग में होता है। टोकरी बनाना प्राथमिक, यानी बांस के द्वारा टोकरी बन रहा है, तो दूसरा हो जाएगा ये। लौह प्रगलन भी ये औद्योगिक में आता है। तो मछली पकड़ना, कृषि, मत्स्य पालन, बागानी, ये सब खनन, ये सब आपकी क्या है? प्राथमिक क्रिया में आ जाएंगे। अगला है ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन से मेलबर्न। डार्विन से मेलबर्न, ये दक्षिण अफ्रीका का देश है, जहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांस महाद्वीपीय को स्टुअर्ट मार्ग से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो कैरिबियन सागर को ये प्रशांत महासागर से, या कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कह सकते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले आप लोग वर्ल्ड मैप को क्लियर कर लीजिए। एक जो विश्व मानचित्र है उसको आप लोग क्लियर रहेगा तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं इसको आप छोटा सा डायग्राम में समझाना चाहूँ, तो ये आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका है और नीचे क्या है आपका? दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है। यहीं से एक पनामा नहर जो जोड़ा गया है, इधर आपका प्रशांत महासागर पड़ता है और ये आपका अटलांटिक अटलांटिक महासागर पड़ता है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। उम्मीद है आप लोग मैप के माध्यम से समझ पाए होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस सबका लिंक दे दूंगा। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान का, समाजशास्त्र का, ये सारे का मैं करा चुका हूँ। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिए हैं, वहाँ से आप जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन इसमें से कौन से हैं? तो विस्तृत पतन क्या हो जाएंगे? ये समुद्री पतन कहलाते हैं। देखिए, नौसेना पतन सिर्फ नौसैनिक काम करेगा। तेल पतन, जहाँ से तेल का आयात निर्यात किया जाए। औद्योगिक पतन कह सकते हैं उद्योग से रिलेटेड सारे काम करेंगे। तो समुद्री पतन जनरली क्या होंगे? विस्तृत पतन हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ से सभी काम किया जा सकता है। तो इसका आंसर C हो जाएगा आपका, विस्तृत पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? देखिए, व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह यानी कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया जाता है, तो किसके माध्यम, किस महाद्वीप से किया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो याद रखिएगा 1106 है।
जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? देखिए, स्टार्टिंग में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई थी? तो ये 1881 में। इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो, गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था, पर नियमित रूप से जो जनगणना है आपका 1881 से शुरू किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? तो 31.16। याद रखिएगा। और सर्वाधिक नगरीय आबादी किस राज्य की है? तो वो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? देखिए, पुरुष प्रवास क्या होता है? प्रवास होता क्या है? तो जब हम लोग अपने काम के तलाश में या किसी अन्य काम से एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चले जाते हैं तो वही प्रवास कहलाता है। तो पुरुष प्रवास यानी कि लोग क्या है, जैसे अपने घर को छोड़ करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह कमाने जा रहे हैं तो वो क्या हो गया? पुरुष प्रवास हो गया। तो ये जनरली किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आप कह सकते हैं काम और रोजगार। तो ये तो हमें लगता नहीं कि आप लोगों को बताने की जरूरत है। काम और रोजगार। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? यानी कहने का मतलब है कि शिशु लिंगानुपात। जैसे 0 से 6 वर्ष की बात करता है तो ये क्या कहेंगे? शिशु लिंगानुपात। तो सर्वाधिक सबसे कम शिशु लिंगानुपात किसका है? हरियाणा। और ऑल ओवर भी लिंगानुपात हम देखें तो हरियाणा का सबसे कम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक था? तो इससे पहले मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया कि नगरीय जनसंख्या, देखिए नगरीय जनसंख्या अनुपात पूछा है यहाँ। अनुपात अनुपात पूछेगा तो गोवा में सर्वाधिक है, पर ऐसे जनसंख्या में पूछे तो महाराष्ट्र। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, जनसंख्या अनुपात पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। संचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, मृदा निम्नीकरण क्या है? यानी कि मृदा का जो उपजाऊपन है वो घटते जाना, यही मृदा अब निम्नीकरण कहलाता है। तो सब मृदा अपरदन का या मृदा निम्नीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मृदा लवणता। देखिए, मृदा की लवणता ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह देने से क्या होता है? मृदा जो है वो लवणीय, यानी कि कह सकते हैं क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी कर लिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। देखिए, हुगली है कहाँ? तो हुगली आपका कहाँ पड़ जाता है? कोलकाता से हावड़ा, जो हुगली नदी है आपका, तो ये औद्योगिक प्रदेश केंद्र है कोलकाता हावड़ा वाला। याद रखिएगा, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था आपका? 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की शुरुआत। तो मैंने कल वाले भी वीडियो में बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में प्रथम रेल चलाया था, मुंबई से थाने के बीच चला था, तो 1853। कोच्चिन पत्तन अवस्थित है। देखिए, कोच्चिन पत्तन जो है आपका, ये कहाँ पड़ जाता है? केरल में। केरल का प्रमुख पत्तन है। देखिए, ऐसे मैप पढ़िएगा आप लोग, तो यहाँ पे जो केरल है आपका, यहीं पे कोच्चिन पड़ता है। अगला है, जल जन्य रोग हैं, यानी कि जो रोग जल से होने वाले हैं। तो जल से होने वाले रोग इनमें से कौन से हो जाएंगे आपके? अतिसार, नेत्र श्लेष्मा शोथ, ये आपका नेत्र से संबंधित है तो जल से नहीं होगा। श्वसन संक्रमण वायु से, और श्वास नली शोथ, ये दोनों तीनों वायु से हो जाएगा। जबकि अतिसार ये आपका क्या हो जाएगा? जल से होने वाला रोग है ये। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, कौन सा हो जाएगा आपका? ये मुंबई। अगला है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मुंबई में है। विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कह सकते हैं कि ये धारावी में ही है, सबसे बड़ी बस्ती है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक के महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद एक थ्योरी है जिसको हम लोगों को सब्जेक्टिव में भी पढ़ना था, तो चूंकि इसके बाद मैं देखूँ कोर्सेज, आप लोग कमेंट में यदि बताएंगे तो मैं सब्जेक्टिव का वीडियो लाऊंगा, नहीं तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो क्या मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा। चलिए इसका देखते हैं। 22 का आंसर बी हो जाएगा, मानवीय घटक। अगला प्रश्न, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? देखिए, सम्मिलित नहीं है। विश्व की जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, सघन जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो हम देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कौन कौन है हम बता रहे हैं अभी। तो
अगला प्रश्न, अगला आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण एशिया अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है? दक्षिण एशिया अफ्रीका कहने का मतलब है कि ये अफ्रीका का कंटिनेंट आप लोग देखिएगा, अफ्रीका का देखिएगा तो दक्षिण आपका पड़ जाएगा इस साइड, और दक्षिण पश्चिम यानी ये साइड, यही साइड आपका क्या है? सहारा है, सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। तो वहाँ जनसंख्या सघन नहीं बल्कि विरल है, यानी कि कम जनसंख्या रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जनसाधारण जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रहन सहन की निम्न दशाएं। ये जरूरी नहीं है आकर्षण का, स्थानांतरण का आकर्षण इस कारण से नहीं होता है। विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? देखिए एकल कृषि नहीं है पूछा है, तो इसमें मिश्रित कृषि कहेंगे कि ये एकल कृषि नहीं है, बल्कि जबकि देखिएगा रोपण कृषि, एकल कृषि, रोपण कृषि में कौन कौन आ जाता है? जैसे चाय, कपास, गन्ना, ये सब आपका रोपण कृषि। व्यापारिक अनाज में आप कपास को ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी। डेयरी कृषि में दूध। मिश्रित कृषि में बहुत सारे कृषि को मिलाकर किया जाता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि ऊपर में मुर्गी पालन कर दिया गया और उसके नीचे मछली पालन किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक मिश्रित कृषि है, या फिर गेहूं के साथ सरसों लगा देना, ये भी क्या है? मिश्रित कृषि हो जाएगा, एकल कृषि नहीं है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए अगला प्रश्न है, कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल अभी हम लोग क्या देखें, रोपण फसल कौन कौन होगा? कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, ये सब। रोपण फसल को एक चीज़ से और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब इसको कॉमर्शियल फार्म भी कह सकते हैं, यानी कि बेचने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो गेहूं क्या हो जाएगा? नहीं है। देखिए नहीं दिया हुआ है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, तो कहाँ पे जो नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन में। जबकि स्टेपीज में गेहूं, पेरी, स्टेपीज और पंपास गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह होता है ये, जबकि अमेरिका में, सॉरी, अमेजन बेसिन में नहीं हो पाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 लोग ही 1 किलोमीटर में, प्रत्येक किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं। जबकि बिहार में देखें तो 1106 है जनसंख्या घनत्व, बिहार का सर्वाधिक है। तो सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा पूछे तो बिहार। देखिए जनसंख्या थी तो 10.41 करोड़ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व नहीं, जनसंख्या पूछा है। तो जब जनसंख्या पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश अभी भी वही है। जब जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो बिहार, तीसरा नंबर पर बिहार आता है आपका, और दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र आता है। हार्टिकल्चर संबंधित है। देखिए हार्टिकल्चर एक किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी से, फल एवं सब्जी से। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? देखिए मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है, और इसका अपरदन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो वायु अपरदन। शुष्क क्षेत्र कहने का मतलब है जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो, तो वायु अपरदन के जहाँ वहाँ पे मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? आपका तालाब है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है, ये परमाणु रिएक्टर है। निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए मानव और पर्यावरण के बीच जो मतलब सामंजस्य बनाता है, अन्योन्य क्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपका कौन सा हो जाएगा? मानव बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता के कारण मानव और पर्यावरण एक दूसरे को समझ पाए हैं। नियतिवाद संकल्पना किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद, नियतिवाद किस संकल्पना को महत्वपूर्ण घटक माना गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक घटक। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए वही क्वेश्चन है, तो रोपण फसल नहीं है तो गेहूं कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती बाड़ी ये सब किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए दो नहर आया, एक आता है आपका पनामा नहर, दूसरा आता है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किस किस से जोड़ती है? तो ये आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से ऐड करती है, भूमध्य सागर से जुड़ती है। अब देखिए कैसे, देखिएगा तो अपना प्यारा भारत को, सॉरी, जब ये भारत को देखिएगा तो भारत से नीचे आइएगा तो यहाँ बाबल मनदेव की खाड़ी है, यहीं से क्या होता है? ये लाल सागर पड़ता है, अरब सागर से सटा हुआ है, और ऊपर में ये मिस्र के पास
आपका भूमध्य सागर है। तो यहीं से ये सुएज नहर कनेक्ट होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में है। नदी के सहारे, इसका आंसर क्या कर लीजिएगा? लाल सागर में भूमध्य सागर। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में आएगा? आंसर ढक के देखते हैं। रेखीय प्रकृति। देखिए, सड़क हो या नदी हो, ये जैसे नदी बह रही है और इसके किनारे किनारे गांव है, तो ये रेखीय यानी कि रेखा के आकार के है ना, एक ही लाइन में बसे हुए गांव हैं। इसी तरह से सड़क भी होता है, तो सड़क और आपका नदी, ये दोनों याद रखिएगा कि रेखीय प्रकृति के गांव होते हैं। बाकी समझ के पढ़ें आप लोग, और यदि वीडियो एक बार से याद नहीं होता है तो आप इसको दोबारा देखिए, और किसी प्रकार का इसमें कोई त्रुटि गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? देखिए, अब आप लोग ध्यान देंगे, ये सब प्रश्न को आप याद करने से अच्छा है कि मैप के थ्रू कर लें। देखिए, ये मेरा भारत है, ये पश्चिमी है, तो पश्चिम में कोसी आप देखिएगा तो बिहार के पास, गंगा भी इधर ही बहती है, सोन भी इधर ही बहती है, सॉरी सोन भी आपका इधर ही बहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माही बेसिन। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र इसमें कौन सा हो? देखिए, जूट जो सर्वाधिक आपका होता है वो कहाँ होता है? तो गंगा डेल्टाई क्षेत्र में, गंगा डेल्टाई के क्षेत्र में जूट बहुत अच्छा होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी ये कहाँ स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, ये इलायची के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा इलायची, क्योंकि बाबा बुदन नाम के एक व्यक्ति थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम ये इलायची वहाँ पे उपजाए थे, इसे कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है गोंडवाना कोयला के लिए? देखिए, इसमें 3 ऐसे नाम हैं जो आप समझ सकते हैं कि नहीं ही होगा, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु। ये तो तमिलनाडु में भी कोयला का उत्पादन होता है, पर गोंडवाना कोयला के लिए ये झारखंड जाना जाता है, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कहा जाए तो क्या हो सकता है? आपका जलवायु। जलवायु बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसमें सभी हो जाएगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। हथकरघा उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग एक कुटीर उद्योग है, ठीक है। हथकरघा उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? जो छोटे से पैमाने पर कम मशीन और कम व्यक्तियों में स्टार्ट किया जाता है। नोआ मुंडी लोहास का क्षेत्र कहाँ है? ये आपका नोआ मुंडी, तो ये झारखंड में हो जाएगा, झारखंड में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के दशक में। कोलकाता पट्टन स्थित है, देखिए कोलकाता पट्टन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है कि कौन सा वायु से नहीं होता है, तो वायु से नहीं होने वाले रोग श्वसन संक्रमण, अतिसार, श्वसन नली शोथ, नेत्र श्लेष्मा। तो ये अतिसार क्या हो जाएंगे आपके? वायु से नहीं, जब बल्कि जल से होने वाले ये रोग हैं। अगला, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्राजील में सर्वाधिक अच्छी प्रकार की कॉफी की फसल होती है, इसको फजेंडा कहते हैं, फजेंडा। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है आपका? बी, कर्नाटक में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी है आपका यमुना हो जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली से बहने वाली नदी है और दिल्ली का पता ही है हाल आप लोग का। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो वियना। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप के उदाहरण है? देखिए, झील के चारों ओर बसे हुए गांव आपके किस प्रतिरूप के उदाहरण हो जाएंगे? तो ये वृत्ताकार। देखिए, ये झील है, झील मतलब तालाब समझिए, और इसके किनारे किनारे घर बसे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये वृत्ताकार शेप में है। तो याद रखिएगा, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये वृत्ताकार। निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक नगर है? देखिए, व्यवसायिक नगर कहने का मतलब क्या है? कि जहाँ औद्योगिक नगर, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? पीट्सबर्ग, ठीक है, पीट्सबर्ग, एम्स्टर्डम कर लीजिएगा, दोनों ही होगा। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, देखिए उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, इधर यूरोप है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग यही है, तो ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कनेक्ट करती है। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो खट्टे फलों की कृषि
जनरली कहाँ होती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण के संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, पंचम क्रियाकलाप। बाकी 64 प्रश्न ही थे इसमें, और बाकी के प्रश्नों को मैं बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे दोस्तों। बाकी लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के। का एक लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। बाकी धन्यवाद।